Okay, so in last lecture we have discussed about the Maxwell equations. Maxwell equation, and today we will discuss about the physical meaning of the Maxwell equations. तो बेसिकली हमारी मैक्सवेल इक्वेशंस क्या होती है? जो मैक्सवेल इक्वेशन होती है डिस्क्राइब करती है इंटरेक्शंस बिटवीन द चार्ज, करंट एंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और इसको जैसे हम बता चुके हैं लास्ट लेक्चर में, हमको जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने डेवलप किया था इन 1864 में उन्होंने डेवलप किया था, एंड 65 में ये पब्लिश्ड हुआ था जर्नल में इन द फॉर्म ऑफ द फोर फंडामेंटल इक्वेशंस कॉल्ड मैक्सवेल इक्वेशंस। और इसको मैक्सवेल फील्ड इक्वेशंस भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इक्वेशंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बेसिकली मैक्सवेल इक्वेशन क्या होती है? अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें तो डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या है? गॉस थ्योरम है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इसका इंटीग्रेशन फॉर्म में क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, ऐसे लिखते हैं। अगर यही हमारी अगर ये हम इसको वैक्यूम के और फ्री स्पेस के बारे में बात करते हैं, दैट मीन्स वैक्यूम और फ्री स्पेस में चार्जेस नहीं होते हैं, तो डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या थी? डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू जीरो। ये मैंने क्या क्या रखा है आपको? डिफरेंशियल फॉर्म एंड इंटीग्रेशन फॉर्म दोनों का, और वैक्यूम में जो भी होगा, ये सारी इक्वेशंस हमने लिख रखी हुई हैं। तो डिफरेंशियल फॉर्म इन सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या है? डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल्स टू जीरो। ये हमारा क्या कहलाता था? गॉस थ्योरम इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, जैसे कि इन लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। इस वाले इक्वेशंस में गॉस लॉ इन फॉर मैग्नेटोस्टैटिक, मैग्नेटिक फील्ड में डिस्कस किया था। गॉस लॉ, फेराडे लॉ डिस्कस किया था। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रिक एक फील्ड में डिस्कस किया था। तो इन चारों का फेराडे लॉ भी डिस्कस किया था, एंड एम्पियर्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था। तो इन चारों लॉ का जो कॉम्बिनेशन बनाया था इक्वेशंस का, वो मैक्सवेल इक्वेशंस कहलाती हैं। और ये मैक्सवेल इक्वेशन हमारी ये हैं। द फर्स्ट है डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल्स टू रो अपन एप्सिलॉन नॉट, and divergence of b is equal to, second equation is divergence of b equals to 0, curl of e is equal to, थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी? कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, एंड कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू, फोर्थ इक्वेशन इज कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। ठीक है, तो ये हमारी फोर इक्वेशन है। कॉम्बिनेशन मैक्सवेल इक्वेशन ने दिया था। इन्होंने क्या कहा? फर्स्ट इक्वेशन हमारी सिंपल था, डाइवर्जेंस ऑफ ई रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या है? गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। सेकेंड है हमारी इक्वेशन गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक। थर्ड है हमारी फैराडे लॉ की इक्वेशंस, एंड फोर्थ है हमारी एम्पियर्स लॉ, यानी कि मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ की इक्वेशंस है। मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ में क्या है? इसको मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया था कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया था क्यों मॉडिफिकेशंस की जरूरत पड़ी। क्योंकि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता था तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते थे, और वो मैग्नेटिक फील्ड हमारी इक्विवेलेंट होती थी, जैसे कि हमारे करंट कोई फ्लो करती है, जिससे जैसे कि करंट हमारे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, उसके इक्विवेलेंट थी। तो जहाँ भी वेरिंग फील्ड की कॉन्सेप्ट आता था, वहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता था, और वो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल था एज ए करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता था। तो उसको मैक्सवेल ने क्या नाम दिया था? डिस्प्लेसमेंट करंट। उस इक्विवेलेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेरी कर रही थी, उसको नाम दिया था डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, तो उस डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट को एम्पियर्स लॉ में मॉडिफाई किया गया था, ऐड कर दिया गया था, मैक्सवेल ने ऐड कर दिया था। तो वो इक्वेशन जो इक्वेशन बनी थी, कर्ल ऑफ बी इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। ठीक है, डेल ई अपॉन डी टी। अब तो ये चार हमारी इक्वेशंस हो गई, इनको बोलते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन। अब इन चारों इक्वेशन का हम लोग डेरिवेशंस देखेंगे। इन चारों इक्वेशन का फर्स्ट हम लोग डेरिवेशन करेंगे, देन हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात करेंगे, उसका नेचर कैसा कैसा होता है।
ठीक है। और वो जब वो किसी डायलेक्ट्रिक या वैक्यूम में मूव करेगी तो फिर उसमें क्या चेंजेस आएंगे, कैसी हमारी वेव बनेगी, वेव का फॉर्म क्या होगा। ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इन चारों इक्वेशंस को आपको याद रखना है। कैसे होती हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, ये 4 इक्वेशंस में अगर उनसे बोल दो कि ये चारों मैक्सवेल की चारों इक्वेशन लिख दीजिए तो वो गलती कर देते हैं। ठीक है। तो आप लोगों को ये चारों इक्वेशंस याद रखनी है कि कौन कौन सी होती हैं। इसका याद रखने का सिंपल एक तरीका है, पहले इसको डेरिवेशंस को 2-3 बार कर लोगे तो अपने आप हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। ठीक है। तो फर्स्ट है डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन अगर हम डेरिवेशन करेंगे, डेरिवेट करेंगे, तो हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। जैसा कि आप लोगों को पता है, गॉस लॉ, गॉस थ्योरम क्या कहती है, the total flux passing through a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed within the surface, where epsilon naught की वैल्यू क्या है, 8.86 into 10 की पावर माइनस 12 coulombs per मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दीक्षा, ये लाइनिंग मत करिए आप लोग। सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड हमें पता है कि क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट मीन्स क्यू इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशंस में हम क्यू की जगह पे वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी रख देंगे, तो हमारे पास इक्वेशंस क्या बन जाएगी, इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी। ठीक है। ये हमारी इक्वेशंस 1 हो गई। अब यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाते हैं। अब यहाँ पे देखो, हम हमारा मैथमेटिकल का कॉन्सेप्ट यूज होने लगा, यानी कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आपको पढ़नी पड़ेगी। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है, हमारी सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर देती है। ठीक है। सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर सकती है। फिर तो हमारे ई डॉट डी एस है, सरफेस इंटीग्रल को इसमें वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर दिया, तो हमारा वॉल्यूम इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई। दैट मीन्स ई डॉट डी एस जो था हमारा, उसमें डाइवर्जेंस यूज किया गया, तो डाइवर्जेंस ऑफ ई डीवी हो जाएगा। अब इस पोर्शन की जगह पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई डीवी। देन हमारी जो इक्वेशंस बनेगी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ई डीवी इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो डीवी। ठीक है। वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो डीवी। तो हमारे पास अब टोटल इक्वेशंस क्या बताएगी, हमारी डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि डेल डॉट ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, मैक्सवेल इक्वेशन की फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है। नाउ सेकेंड इक्वेशन, अच्छा इनको हम फिजिकल मीनिंग ऑफ मैक्सवेल इक्वेशंस भी बोलते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाता है कि फिजिकल राइट द फिजिकल मीनिंग ऑफ द मैक्सवेल इक्वेशंस, तो ये इस फॉर्म में आप लोग लिख सकते हैं इसको। नाउ सेकेंड इक्वेशन इज डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल्स टू जीरो, यानी कि डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो। और ये हमारा क्या शो करता है, द दिस लॉ शोज द इन मैग्नेटोस्टैटिक, यानी गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक क्या कहता है, नंबर ऑफ लाइंस of force entering surface is equal to number of lines, magnetic lines leaving that surface, hence the magnetic flux in that surface is zero। ठीक है। इन लास्ट लेक्चर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बारे में कि जो अगर हम कोई मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस अगर पास करती हैं ऐसे राउंड जो होती हैं, वहां पे अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो होती हैं वहां पे, हाँ, इस जैसे इसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पे हम कोई एक सरफेस ड्रॉ करते हैं तो इसमें जितनी नंबर ऑफ लाइनेस हमारे इंटर होंगी उतनी ही नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस हमारी लीव करेंगी। दैट मीन्स द टोटल फ्लक्स जो भी होगा इस सरफेस के अकॉर्डिंग, सरफेस से जो होगा वो हमारा जीरो होगा। इसको बोलते हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स।
ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया गया है गॉस लॉ इन मैग्नेटिक्स में। जो टूफ्लेक्स होगा हमारा वो हमारा जीरो होता है। अब हमारा क्या है, डाइवर्जन इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस इक्वल टू जीरो होता है। और इसमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाते हैं। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करती है, सरफेस इंटीजर को इंटीग्रेशन को वॉल्यूम इंटीजर में चेंज कर देती है। देन इंटीग्रेशन ऑफ एस बी डॉट डी एस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी डाइवर्जेंस ऑफ बी डी वी लिख सकते हैं। और ये हमारा आता है जीरो, जीरो होता है। तो यानी कि डाइवर्जेंस वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ बी डी वी इक्वल टू जीरो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू जीरो, यानी कि डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो। अच्छा, इसको एक और फॉर्म में कह सकते हैं कि हमारा इंटीग्रेशन फॉर्म से चेंज हो जाता है डिफरेंशियल फॉर्म में। इंटीग्रेशन फॉर्म से हमें इक्वेशन चेंज हो रही हैं डिफरेंशियल फॉर्म में। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, थर्ड इक्वेशन हमारी क्या थी, फैराडे लॉ की इक्वेशंस थी। दैट मीन्स कर्ल ऑफ ई इक्वल टू कर्ल ऑफ ई इक्वल्स टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। तो फेराडे लॉ क्या कहता है, फेराडे लॉ कहता है वेन एवर द देर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ए EMF is introduced within the negative rate of change of the flux. That means अगर change of EMF होगा हमारा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, देन इसके नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ में EMF प्रोड्यूस होगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, दैट मीन्स लाइन इंटीग्रेशन E डॉट डी एल इक्वल्स टू माइनस डेल अपॉन डेल टी सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी एस। ठीक है, अब इस इक्वेशंस में हम लोग क्या करते हैं, स्टोक्स थ्योरम लगाते हैं। अच्छा, फर्स्ट टू इक्वेशंस में हम लोगों ने क्या लगाया था, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब इसमें हम लोगों को क्या चाहिए, लाइन इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल में चाहिए। देखो, लेफ्ट साइड में हमारा क्या है, लाइन इंटीग्रेशन है, और राइट साइड में हमारा सरफेस इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो या तो हम लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर दें, या फिर हमें सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में चेंज करें। तो हम लोगों ने क्या किया, इस लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर दिया यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, स्टोक्स थ्योरम अप्लाई किया, तो दैट मीन्स स्टोक्स थ्योरम हमारा क्या होता है, ई डॉट डी एल इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल कर्ल ऑफ ई डी एस हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे कर्ल यूज होगा, वहां पे डाइवर्जेंस यूज हो रहा था। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में यहाँ पे कर्ल यूज होगा, दैट इंटीग्रेशन ऑफ एस कर्ल ई डॉट डी एस। ठीक है, तो अब इस पोर्शन में हम लोग लेफ्ट साइड में हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल ऑफ ई डी एस इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल टी सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ ई इक्वल टू माइनस डेल माइनस डी बी अपॉन डी टी। दैट मीन्स ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। इक्वेशन नंबर थर्ड हम लोगों ने प्रूव किया है। अब नाउ इक्वेशन फोर्थ हमारी क्या है, इक्वेशन फोर्थ है हमारी डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट यूज किया गया था इसमें। दैट मीन्स कर्ल ऑफ बी इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस जे डी, वेयर जे डी इज द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है हमारी। जे डी हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है। और इसको हम लोग क्या से लिख सकते हैं, इसको हम लोगों ने लिखा हुआ है जेड इज इक्वल टू रो डी अपॉन डी टी। डी हमारा क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ई होता है। तो जे डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू हम लोग कर्ल ऑफ बी को इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, आई इज द करंट। यहाँ पे हमने जे के फॉर्म में करंट दिया हुआ था, यहाँ पे हम लोगों ने आई के फॉर्म में करंट दे दिया। ठीक है, प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल डेल अपॉन डेल टी फाई ई। और फाई ई हमारा क्या है, हमारा एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी है। ठीक है, बट आई की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ आई डी एस लिख सकते हैं इसको। और फाई की वैल्यू हम लोग पता है, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। तो इस इक्वेशन में हम लोगों ने आई एंड फाई ई की वैल्यू रखी। देन हमारा क्या आया, ये इक्वेशंस बनी। और इसमें हम लोगों ने अब लाइन इंटीग्रल को हमें क्या चाहिए, सरफेस इंटीग्रल में चेंज करना चाहिए। यानी कि
तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, स्टोक्स थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। और स्टोक्स थ्योरम हमारी क्या करती है, विथ इंट्रोड्यूसिंग द कर्ल, कर्ल को इंट्रोड्यूस करने के बाद वो सरफेस इंटीग्रल में उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल को हम लोग क्या कर सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ कर्ल ऑफ बी डॉट डीएस लिख सकते हैं। ये हमारा इक्वेशंस को हम लोग इस फॉर्म में लिख देंगे, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल b dot ds is equal to mu naught surface integration of I plus epsilon naught del E upon del T ds। ठीक है, अब इसको अगेन मॉडिफाई किया हम लोगों ने, इक्वेशंस को कैसे लिख सकते हैं, कर्ल ऑफ b is equal to mu naught I प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। तो इस ये 4th इक्वेशन हमारी क्या करती है, डिस्प्लेसमेंट करंट के कॉन्सेप्ट को, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ है जो कि डिस्प्लेसमेंट करंट के कॉन्सेप्ट के बेस पे मॉडिफाई की गई है। ठीक है, अब ये हमारी 4th मैक्सवेल इक्वेशंस हो गई हैं, इनको ड्राइव कर दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 2 टाइप्स होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है हमारा, एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, लाइक दिस। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैंने बना रखी है। ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये मूव कर रहा है आपका, और दूसरा हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। बोथ आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों को क्या है, परपेंडिकुलर मूव करती हैं। ठीक है, दैट मीन्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड उसमें दोनों यूज होते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या, तो वो प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर हमारी वैक्यूम में मूव करती है तो वो किस फॉर्म की इक्वेशन होगी, और क्या होगा, वो हम लोग प्रूव करने वाले हैं कि जो प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम, ठीक है, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम, as we know the, if as a free space or vacuum contain neither the free charge nor conducting current, जो फ्री स्पेस है हमारा, ना ही हमारा फ्री चार्जेस होते हैं, ना ही कंडक्टिंग करंट होता है उसमें, दैट इज द चार्ज डेंसिटी हमारी रो इक्वल्स टू जीरो होगी, करंट डेंसिटी हमारी जे इक्वल्स टू जीरो होगी, एंड एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट होगा। यस शर्मा, ओके। तो हमारा फ्री स्पेस और वैक्यूम क्या होता है, नाइदर कंटेन करता है फ्री चार्जेस और ना ही हमारा कंडक्टिंग करंट होता है। दैट इज द चार्ज डेंसिटी हमारी रो इक्वल टू जीरो होगी, करंट डेंसिटी जे इक्वल टू जीरो होगा, एंड एप्सिलॉन विल बी रिप्लेस टू द एप्सिलॉन नॉट, एंड म्यू विल बी म्यू नॉट, एंड हेंस डी की वैल्यू जो होगी, डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई लिखते हैं, एंड बी इक्वल टू म्यू नॉट एच लिखते हैं। ठीक है, इनफैक्ट द फ्री स्पेस में बी ट्रीटेड एज ए परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक। विद दिस कंडीशन द मैक्सवेल इक्वेशंस रिड्यूस टू, जो मैक्सवेल इक्वेशन हमारी 4 इक्वेशन अभी हम लोगों ने ड्राइव की है, उस 4 इक्वेशंस हमारी क्या रिड्यूस हो जाएंगी अगर हमारी रो इक्वल टू जीरो है, दैट मीन्स डेल डॉट डी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। हमारी ये इक्वेशन एट इज रहेगी क्योंकि डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो है, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ बी हमारा जीरो है। कर्ल कर्ल ऑफ ई में कोई चेंजेस नहीं आया है क्योंकि यहाँ पे ना तो रो की यूज हो रही है ना तो जे का यूज हो रहा है, तो कर्ल ऑफ बी हमारा क्या हो जाएगा, एज इट इज है, यानी कि फर्स्ट जो है 3 इक्वेशन हमारी, फर्स्ट इक्वेशंस में चेंजेस है, ये रो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी कि डेल डॉट टी डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू जीरो, डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू जीरो, नो चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं है। कर्ल ऑफ कर्ल ऑफ ई इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है, बट चेंजेस हमारे किस में आएंगे, 4th इक्वेशंस में चेंजेस आएंगे। क्यों, कर्ल ऑफ बी इक्वल टू 4th इक्वेशन हमारी क्या थी, जे प्लस म्यू नॉट, जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी, एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। तो अगर हमारा जे सेक्टर हमारा जीरो हो गया, यानी कि तो फर्स्ट जो करंट है हमारी, फर्स्ट पोर्शन हमारा जीरो हो गया, ओनली जो पोर्शन बचा हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट वाला पोर्शन बचा हुआ,
ठीक है, तो ये हमारी ये फोर्थ इक्वेशन हो गई, यानी कि कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। तो फॉर डायलेक्ट्रिक और परफेक्ट और फ्री स्पेस में हम लोग और वैक्यूम में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट फोर्थ इक्वेशन में सिर्फ बचा हुआ है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, अब हम लोग इसको डाइवर्जेंस सॉरी इक्वेशन 3 को जो है हम इसका कर्ल ले लेते हैं, कर्ल ले लेते हैं, यानी कि डेल क्रॉस ई कर लेते हैं इसका। इक्वेशन नंबर 3 का हम लोग अगेन कर्ल लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगी, डेल क्रॉस ब्रैकेट में डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस डेल अपॉन डेल टी, डेल क्रॉस बी हो जाएगा। ठीक है, डेल क्रॉस बी हो जाएगा। अब डेल क्रॉस बी की वैल्यू हम लोगों ने, यानी कर्ल ऑफ बी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इस इक्वेशन पे, इक्वेशन नंबर 4 से। तो हम लोगों ने लिख दिया, यानी कि डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये वैल्यू हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 4 से पुट कर दी, डेल क्रॉस बी की वैल्यू। अब वेक्टर आइडेंटिटी फॉर्मूला का यूज किया, यानी कि यहाँ पे हम लोग डेल क्रॉस ई की वैल्यू को हम लोग वेक्टर आइडेंटिटी फॉर्मूला पे यूज करते हैं, यानी कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू यूज करेंगे तो ए डॉट सी, ये फॉर्मूला क्या कहता है, ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी सी हो जाएगा। और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड के इक्वेशंस में यूज करेंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारी इक्वेशंस बन जाएगी डेल डॉट ब्रैकेट में डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर। अच्छा, इसको आप पहले फर्स्ट इसके बेस पे यहाँ पे आप लोग रख के देखेंगे तो हमारे पास आपके पास यही इक्वेशन आएगी। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन आई है, इक्वेशन में डेल डॉट ई है, इस इक्वेशन में डेल डॉट ई है, और डेल डॉट ई हमारा यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ ई is 0 according to equation number 1, according to equation number 1 divergence of E is equal to 0। ठीक है, तो हम लोग इस पोर्शन पे डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास इक्वेशंस क्या आएगी, माइनस डेल स्क्वायर ई इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आदमी की जो टोटल इक्वेशन हमारे पास आएगी, डेल स्क्वायर ई इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गई, हमारी प्लेन वेव की इक्वेशन है इन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स में। प्लेन वेव इक्वेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स में ये इक्वेशन शो कर रही है। अब प्लेन वेव इन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम प्रोसेस मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर हम फोर्थ इक्वेशन का कर्ल ले ले, फोर्थ इक्वेशन का कर्ल ले ले और ये सारा प्रोसेस हम लोग रिपीट करें, देन हमारे पास इक्वेशंस जो आएगी वो हमारे पास आएगी डेल स्क्वायर बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल टी स्क्वायर। ठीक है, एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड ये आई थी इक्वेशन, और मैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन ये आ जाएगी। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड सॉरी 5 एंड 6 रिप्रेजेंट्स वेव इक्वेशन गवर्निंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन ई एंड बी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इन फ्री स्पेस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है हमारा फ्री स्पेस में, इक्वेशन 5 एंड 6 हमारी क्या शो कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन फ्री स्पेस, एंड 6 है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इन फ्री स्पेस। ठीक है, और जर्नल इक्वेशन हमारी अगर हम लिखते हैं, जर्नल इक्वेशन हमारी क्या होती है, किस फॉर्म में होती है, डेल स्क्वायर साई इक्वल टू 1 अपॉन न्यू स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर, वेयर न्यू की वैल्यू क्या है, न्यू इक्वल टू 1 अपॉन रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट, और ये वैल्यू हमारी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट की वैल्यू आती है हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल आती है, यानी कि 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड आएगी अगर हम इस पोर्शन को कैलकुलेट करें। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं हमारे फ्री स्पेस में ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। ठीक है, तो आज का कॉन्सेप्ट क्लियर है। आज हम लोगों ने क्या ड्राइव किया है, आज मैक्सवेल इक्वेशंस ड्राइव की हैं, फोर मैक्सवेल इक्वेशन ड्राइव की है, उसके फिजिकल फिनोमिनन के बारे में बात किया है। एंड जो हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है हमारी, वो अगर फ्री स्पेस में और वैक्यूम और डायलेक्ट्रिक में अगर ट्रेवल कर रही है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे इक्वेशन 5 एंड 6 को हम लोगों ने ड्राइव किया है। ओके, तो अभी का कॉन्सेप्ट आज का इतना है। ये दो टॉपिक आज हम लोगों ने कवर किए हैं इसमें यूनिट में।